जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न खोज करके हम लोग इसको लाए हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, मतलब आवर्धन का हम लोगों को सूत्र चाहिए। तो लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है V/U। तो इसलिए अवतल लेंस में आवर्धन बराबर हो जाएगा हमारा V/U। वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, आवर्धन का सूत्र होता है V/U। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है, इसी से संबंधित हम लोगों को प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस का फिगर बना लेते हैं। ये होगा हमारा उत्तल लेंस। तो इस फिगर को देखने पर ये जो बीच वाला भाग हम लोग देख रहे हैं ये मोटा है और किनारे का भाग जो है पतला है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि बीच की अपेक्षा सी, ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा जो है ये बीच में मोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 में है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जल है, तो आपतित किरण जो होता है और ये अपवर्तित किरण होता है तथा इस बिंदु पर जो हम लोग अभिलंब डालते हैं ये तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। ये नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2 कहता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, मतलब साइन I बटा साइन R हमेशा एक नियतांक होता है, जिस नियतांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। यही 2 नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मतलब केवल हमको काल्पनिक बनाना है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस में बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु का जो है वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ठीक है, बिंब को हम लोग उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? मान लेते हैं कि हमारा एक उत्तल लेंस है जिसका ये f हो गया, ये 2f हो गया, तो इधर भी हमारा f हो जाएगा और ये 2f हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को 2f पर रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। अपवर्तन के बाद f से गुजरेगा और एक प्रकाश की किरण जो है प्रकाशीय बिंदु से गुजरता है और ये दोनों कटेगा हमारा 2
एफ पर। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, मतलब इस फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी के दूरी पर हम लोग जब रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा तथा आकार में प्रतिबिंब के बराबर बिंब प्राप्त होता है। मतलब जितना बड़ा हम लोग वस्तु लिए हैं उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए हमारा कौन आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ना है, मतलब उसको छोटे अक्षरों को जब हम बड़ा बड़ा करके देखेंगे तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोगों को कौन लेंस चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए। अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, बड़ा बनेगा केवल और केवल उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस में भी हमारे पास 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस वाला यहाँ ऑप्शन दिया है और एक उत्तल लेंस वाला यहाँ ऑप्शन दिया है। यहाँ पर अंतर क्या दिया है कि इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है और इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। तो एक चीज़ आप याद करके रखेंगे कि जिस लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसकी क्षमता अधिक होगी, और जब क्षमता अधिक होगी तो वो बड़ा प्रतिबिंब बना करके देगा। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? फोकस दूरी कम चाहिए ताकि उसका क्षमता बढ़ जाए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है और इसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों में जो है हमको 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि स्पष्ट और बड़ा बड़ा छोटे अक्षरों का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन करके दिखाई दे और हम आसानी से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस हम लोग जानते हैं कि लेंस ऐसा क्षेत्र होता है जो पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार गुजर सके। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कांच ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, मिट्टी से प्रकाश नहीं गुजरता है, लकड़ी से भी प्रकाश नहीं गुजरेगा, रंगीन प्लास्टिक रहेगा उससे भी प्रकाश नहीं गुजरेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी से हम लोग लेंस बनाएंगे ताकि उससे प्रकाश आसानी से आर पार गुजर सके। क्वेश्चन नंबर 8, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। तो यहाँ हमको सरल सूक्ष्मदर्शी दे रहा है। सूक्ष्मदर्शी मतलब वह यंत्र जिससे छोटी से छोटी वस्तुओं को भी हम लोग देख सके। तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाना पड़ता है। तो प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए हमारा कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए हम लोगों को उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस में भी जो है हम लोग का वास्तविक बनता है। तो केवल काल्पनिक पूछ रहा है, तो केवल काल्पनिक के लिए हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसलिए केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। मान लेते हैं कि हमारा ये उत्तल लेंस है, ये हमारा एफ हो गया और ये हो गया 2f। तो इधर भी हमारा f हो जाएगा और ये हो जाएगा 2f। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है? यदि वस्तु
उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी के बीच हो, मतलब F और 2F के बीच है वस्तु F और 2F के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश का किरण समानांतर लेंगे और अपवर्तन के बाद F से गुजर जाएगा। दूसरा प्रकाश का किरण जो है उसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें आपका F और 2F के बीच, यहाँ नाप करके हम लोग F और 2F नहीं बनाए थे, यहाँ 2F और आगे होगा, F और 2F के बीच जो इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा आकार में थोड़ा सा छोटा होगा, वास्तविक होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा। फिगर में भी हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक उल्टा जब बनेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक कटान से बन रहा है, ठीक है, और आकार में थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस से जब हम लोग प्रकाश की किरणें गुजारते हैं, जब प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, ठीक है। तो इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग एक और नाम अभिसारी लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ऑप्शन में देख रहे हैं फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुनी द्वारा, फोकस दूरी के तिगुनी द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं और P बराबर होता है 1/F, ठीक है। तो यहाँ 1/F जो है इसको हम लोग फोकस दूरी के व्युत्क्रम कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता को जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। अर्थात उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वस्तु से बड़ा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो जब हम लोग वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F और O के बीच, मतलब लेंस और F के बीच जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है आवर्धित बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, अपवर्तन के बाद F से गुजर जाएगा और एक प्रकाश की किरण जो है O से गुजरेगा, तो ये दोनों प्रकाश की किरण इधर फैलता हुआ चल जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन इसी को डॉट डॉट करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो ये आकर के कट जाता है। तो ये वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो इसलिए वस्तु को हम कहाँ रखे थे, F और लेंस के बीच। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि फोकस और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फोकस और लेंस के बीच। तो फोकस और लेंस के बीच जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है और काल्पनिक बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। मतलब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम जैसे हो गया जल से हवा में जाना, तो जल सघन हो जाएगा और हवा विरल हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि हमारा ये जल है, ये हमारा सघन माध्यम हो गया और ये हवा है, वायु है, तो ये विरल माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है।
मान लेते हैं कि ये हमारा अभिलंब है, तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, सीधे नहीं जा करके, सीधे जाता तो इसे जाता, लेकिन उससे दूर मुड़ गया। ठीक है, तो गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, मतलब ये वाला कोण और इस वाला कोण में हमारा क्या संबंध होगा। तो देख रहे हैं कि हाई वाला जो कोण है इसको हम लोग आर से लिखते हैं और इसको आई लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण आई, ठीक है, कोण आई से बड़ा है कोण आर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण आर ग्रेटर देन कोण आई। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोण आर ग्रेटर देन कोण आई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, और निर्वात को जो है, निर्वात को हम लोग शून्य भी कहते हैं, निर्वात को हम लोग शून्य भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी, शून्य में होगी। तो शून्य हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण अभी हम लोग पढ़े हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमारा उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस पे भी बनता है। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोनों लेंस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब इसी में दे देता कि केवल आभासी प्रतिबिंब, तो केवल आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस में, लेकिन सीधे पूछ रहा है कि आभासी केवल नहीं लगाया है, सीधे आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब हमको दोनों में बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या है। हम लोग जानते हैं कि लेंस का सूत्र, क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/F। इसको लेंस का क्षमता हम लोग कहते हैं, और इसको मात्रक के रूप में डायोप्टर लिखते हैं, मात्रक के रूप में डायोप्टर लिखते हैं। तो डायोप्टर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। मान लेते हैं कि ये पानी है, इसमें कोई आदमी तैर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है, ये कोई आदमी हो गया। ठीक है, और साथ में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मीनार है, या कोई आदमी खड़ा है, कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, ये कोई मनुष्य हो गया। तो ये पानी से, ये जो आदमी पानी में तैर रहा है, पानी से जब इस आदमी को देखेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, मतलब उसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा दिखाई देगा कि कम दिखाई देगा, कि जितना ऊंचा है उतने ऊंचा दिखाई देगा। तो इसका हल ढूंढने के लिए आइए इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारी आँखों में प्रवेश करें। तो इस मीनार के इस सबसे ऊपरी सिरे से प्रकाश की किरणें जब चलेंगी, तो जैसे वो जल में प्रवेश करेगी तो वो कहाँ, सीधे नहीं आकर के हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, तो हल्का सा अभिलंब की ओर, सीधे आता तो ऐसे आता, लेकिन सीधे नहीं आकर के हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ करके आएगा। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण चला और ये अभिलंब की ओर मुड़ करके हमारी आंखों में आया, तो हम इस वस्तु को देख पाए। ठीक है, लेकिन वास्तव में हमको लगता है कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं आकर के, लगता है कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रहा है, तो हमको लगता है कि इस वस्तु का ऊंचाई यहाँ तक नहीं होकर के लगता है कि यहाँ तक है। ठीक है, तो इसलिए वस्तु हमको कैसा दिखाई देगा, आकार में बड़ा दिखाई देगा। तो उसकी ऊंचाई कैसे लगेगी, तो उसकी ऊंचाई जो है अधिक लगेगी, ज़्यादा लगेगी। अर्थात पानी में से हम पानी में रह करके किसी वस्तु को, हवा में स्थित किसी वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु का आकार जो है बड़ा दिखाई देगा।
क्वेश्चन नंबर 19, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, शीशा का स्लैब, शीशा का एक मोटा सा, हम लोग कांच का एक मोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसको हम लोग स्लैब कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्लैब कहते हैं। तो स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसका पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये प्रकाश है, जैसे ये या हवा है तो हवा हमारा विरल माध्यम हो गया और ये हमारा कांच हमारा सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से प्रकाश जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जैसे यहाँ कांच से बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये हुआ प्रकाश के गमन पथ, इसको गमन पथ कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये वास्तव में यदि प्रकाश मुड़ता नहीं तो वास्तव में हमारा ऐसे आता। तो प्रकाश के मूल पथ में और वास्तविक पथ में थोड़ा सा गैप है, कुछ दूरी है। इस दूरी को जो है हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये जो गैप आ रहा है इसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश का अपवर्तन स्लैब से होता है तो उसमें पार्श्विक विस्थापन होता है। अब आते हैं ऑप्शन पर। पार्श्विक विस्थापन के लिए ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है, इसी पे हम लोग को विचार करना है। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा 100% आंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पे जब हम लोग विचार करते हैं तो ये थोड़ा सा और एडवांस करके ऑप्शन दे दिया है कि विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो इसमें जो घटनाएं घट रही है, ये स्लैब से जब प्रकाश किरण आया तो घटना जो घट रही है इसमें विचलन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, केवल पार्श्विक विस्थापन हो रहा है। ये जो आंसर दिया है डिटेल में दिया है और ये जो आंसर दिया है ये शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में ये डिटेल में दिया हुआ है। यदि डी नंबर ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होता, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा केवल होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि उत्तल लेंस जो है हमारा अभिसारी लेंस कहलाता है, लेकिन ये पूछ रहा है अपसारी। अपसारी तो अवतल लेंस जो होता है, तो अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें हम लोग गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद ये फैल जाता है, अपवर्तन के बाद फैल जाता है। यहाँ अपसारी, अपसारी में हम लोग जोड़ेंगे तो अप प्लस सारी। ठीक है, अप का मतलब होता है फैलना, मतलब दूर दूर ऊपर उठना। ठीक है, सारी मतलब सभी प्रकाश की किरणें जो है दूर फैल जाती है, तो ये किस लेंस में, अवतल लेंस में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अपसारी लेंस हम किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं।